हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जो है कर रहे हैं, तो आज का जो हम पेपर करने वाले हैं वह है 18/1/2021 को। 18/1 यानी कि 18 जनवरी 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था शाम वाली शिफ्ट में, उसको हम आज करने वाले हैं। इससे पहले कई पेपरों को हमने करा दिया है, तो अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, पीवाईक्यू 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें जितने भी हमने पेपर कराया हो सबका प्लेलिस्ट हमने सबका जो है उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की जो है उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? कुचिपुड़ी की जो है उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो यह आपका हुई है आंध्र प्रदेश में। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन यहाँ क्या दिया है? सही नहीं है। तो राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा कथन नहीं है? तो राजा राम मोहन राय इन्होंने ए गिफ्ट टू मोनोथ्रिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, तो यह लिखी थी, बात सही है। राजा राम मोहन राय ने जो है आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो ये वाली बात गलत है। तो हमसे पूछा है कौन सा सही कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। राजा राम मोहन राय ने जो है आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने किए था, न कि राजा राम मोहन राय। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना यानी कि एबीएस के बारे में इनमें से कौन सा जो सही नहीं है? तो आयुष्मान भारत योजना यानी कि एबीएस के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसमें से आपका कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना SCHIS को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, यह जो कथन सही नहीं है। आयुष्मान भारत योजना ABY की जो शुरुआत 23 सितंबर 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है रांची यानी कि झारखंड से जो है शुरू की गई। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो है देश के 10 करोड़ परिवारों को 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का जो है स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी मुख्य भू-तट रेखा इनमें से किस राज्य में है? तो भारत की जो है सबसे लंबी मुख्य भू-तट रेखा इनमें से किस राज्य में है? तो आपका है गुजरात में। गुजरात की जो है सबसे अधिक लंबी भू-तट रेखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, मिथाइल आइसोसाइनेट के दुर्घटनावश रिसाव के कारण सन 1984 में घटित भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी कंपनी का जो है नाम क्या है? यानी कि कौन सी कंपनी जो है उत्तरदायी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड उस कंपनी का जो है नाम था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, 0.06 के जो है कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 0.06 जो है 25 के कितने परसेंट के जो है बराबर है? तो 25 का जो है x% निकालेंगे, कितना आना चाहिए? 0.06। तो हमारा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.04, 0.24। सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, इतने परसेंट के बराबर होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, पहली 6 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है। पहली 6 अभाज्य संख्याओं का जो योग कितना होगा? तो पहली 6 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इन सभी का योग, तो इन सभी का योग कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 41।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता का जो है केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना किए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन सन 1931 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, तो उसका अध्यक्षता जो है किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरदार पटेल। सरदार पटेल ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कराची अधिवेशन की जो है अध्यक्षता सन 1931 में किए थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में स्थित उस केंद्र का नाम बताइए जिसका उपयोग उपग्रहों को जो है प्रक्षेपित करने के लिए किया जाता है। तो उस केंद्र का जो है हमें नाम बताना है जिसका उपयोग उपग्रहों को जो प्रक्षेपित करने के लिए जो है किया जाता है। तो उसका नाम है व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड जो है उस केंद्र का नाम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, सन 2019 में एशिया पैसिफिक क्षेत्र में संख्या के अनुसार 25 से 40 मिलियन यात्री सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा वर्ग में किस भारतीय हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता ASQ पुरस्कार जीता है? तो कौन सा हवाई अड्डा है? कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को जो है ASQ पुरस्कार से यानी कि एयरपोर्ट सेवा गुणवत्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति 7 मिनट में 700 मीटर लंबी एक गली पार करता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अगर कोई व्यक्ति है जो कि 7 मिनट में 700 मीटर लंबी गली को जो है पार कर देता है, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, कितना पार करेगा? 100 मीटर। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है? दूरी आपका है 100 मीटर। 100 मीटर को हम किस में बदलेंगे? किलोमीटर में। तो यहाँ से 100 मीटर को हम बदल दिए किलोमीटर में, तो 1000 से भाग कर दिए और 1 मिनट को जो है समय घंटा में 60 से गुणा कर दिए, तो यानी कि 1 घंटा में जो है उसकी चाल क्या हो जाएगी? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, अल नीनो। अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो अल नीनो हमारा है क्या? तो यह है एक यह जो है प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना जो क्या कहलाता है? अल नीनो कहलाता है। यानी कि प्रशांत महासागर के जो है सतही जल का असामान्य रूप से गर्म हो जाना जो है हमारा अल नीनो कहलाता है। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है, भारतीय संविधान ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया है, तो इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया और इसका गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो इसका गठन जो किया गया था कैबिनेट मिशन योजना सन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो है इसका गठन किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसमें हुआ क्या था? तो कैबिनेट मिशन ने जो है मुस्लिम लीग की जो है पाकिस्तान की जो है मांग को क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है,
एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बारे में जो है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका है कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। तो ये वाली बात आपकी सही नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब एंटीबायोटिक एक जो है पदार्थ या फिर यौगिक है जो कि जीवाणुओं को मार डालता है या फिर उसके विकास को रोकता है। तो यह बीमारी न फैलने देने वाले यौगिकों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले बैक्टीरिया, फफूंदी तथा अन्य परजीवियों के कारण हुए संक्रमण को जो है रोकने के लिए होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि 70 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। 70 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होता है? दो कोणों को जोड़कर जो अगर 180 अंश मान आ रहा है तो वह हो जाएगा वह दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक होंगे। तो 170 का जो है संपूरक कोण कितना हो जाएगा? तो 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 करने में कितना आ जाएगा? 110। तो 110 किस में है? तो सही है ऑप्शन नंबर ए में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की जो है वृद्धि हो जाती है। लंबाई में 30% की वृद्धि करते हैं, चौड़ाई में 20% की वृद्धि करते हैं। परिणाम स्वरूप निर्मित जो है आयत हो जाएगा तब। तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा? तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वह वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा उसको पता करना है। मान लेते हैं हम कि वर्ग की लंबाई 10 है, तो अगर वर्ग की लंबाई 10 है तो चौड़ाई भी 10 होगी। तो लंबाई में जो है हमें कितना वृद्धि करना है? 30% का। तो लंबाई 10 का जो है 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 30/100 यानी कि 0 0 ये सभी चला जाएगा तो कितना बढ़ेगा? 3 बढ़ेगा। तो 10 से बढ़कर लंबाई क्या हो जाएगी? 13। चौड़ाई जो है कितना बढ़ाना है? 20। चौड़ाई 20% बढ़ाना है यानी कि होकर बढ़कर हो जाएगी 12। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 10 गुणे 10 हो जाएगा 100 और आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 12 गुणे 13 156। कितने का जो है अंतर आ जाएगा? तो 56। 56 का जो है उनके अंतर आ जाएगा, 56 का अंतर हो जाएगा। तो किससे पूछा है? तो वर्ग से जो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो 56/100 गुणे 56 यानी कि 56% जो है अधिक हो, 56% बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है कॉस स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 59 अंश का मान क्या होगा? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। कॉस स्क्वायर 59 अंश को बदल देंगे साइन में, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा 31 अंश और साइन स्क्वायर 31 प्लस कॉस स्क्वायर 31 हमारा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 1 यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है उस गैस का नाम बताइए जो विक टाइप लाइटर से भी भारी जाती है। विक टाइप लाइटर से भी भरी जाती है। तो कौन सी गैस है? इस गैस का नाम है ब्यूटेन। ब्यूटेन को जो है विक टाइप यानी कि सिगरेट जैसी जो है लाइटर से भी भरी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है किसी निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का जो है ब्याज हमको कितना मिलता है? तो 50 रुपये। उसी समान राशि यानी कि उसी राशि पर समान दर यानी कि 5% पर ही समान अवधि यानी कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा मूलधन क्या है? पी है। तो पी पर हमें साधारण ब्याज कितना मिला है? 50 मिला है। कितने परसेंट के ब्याज पर? तो 5%। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पी की वैल्यू आ जाएगा 500। अब इसी पी की वैल्यू यानी कि 500 पर ही हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या हो जाएगा? तो पहले हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की जो है दर जो कि 2 साल के लिए ब्याज दर कितना होगा? तो 5% लगता है, फिर दूसरे साल 5% लगता है यानी कि टोटल 10.25% लगेगा। तो 500 पर जो है 10.25% के ब्याज से कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 51.25 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 2 साल पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है इसका मान ज्ञात करना है। तो 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, फिर 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4,
4 बचेगा तो 7 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 3, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी कि हमारा बच जाएगा 7। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटों को जो है कवर करता है। तो यह बात जो है गलत है। पैसिफिक रिंग जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो है कवर करता है, तो यह बात गलत है। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो यह किस संविधान के अनुसार है? तो यह है हमारा अनुच्छेद 51 का क। 51 का क के तहत जो है इसको कहा गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है एचटीटीपी में पी किसके लिए प्रयुक्त होता है? एचटीटीपी में जो है एचटीटी के पहले बात तो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पी का मतलब क्या होता है? तो पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है निम्न में से क्या कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन को जो है प्रभावित करता है? यानी कि इनमें से क्या जो कंप्यूटर के सामान्य प्रदर्शन यानी कि जनरल परफॉर्मेंस को जो है प्रभावित करता है? तो यह आपका होगा ग्राफिक्स कार्ड का जो है आकार। ग्राफिक्स कार्ड का जो आकार है वह सामान्य प्रदर्शन को जो है प्रभावित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 16, 18, 24 और 28 से विभाजित हो जाए। तो वह इन सभी से विभाजित हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे? इन सभी का एलसीएम लेंगे। इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा? 108। इन सभी का एलसीएम क्या आ जाएगा? 108। तो अगर 7 जोड़े जाने पर जो है 7 जोड़ देना तब विभाजित हो रही है, तो अगर 7 इसमें से घटा दें जो हमारी संख्या आ जाएगी 1001, यह पूरी की पूरी इन सभी से जो है विभाज्य हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1001 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न है क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो आपका मैग्नीशियम उपस्थित होता है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है यदि x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का वैल्यू दिया है 322 और x की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का जो है मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। हमें क्या दिया है? हमें यह वैल्यू दिया है, तो अगर हम क्या करें? 2 जोड़ दें और 2 घटा दें तो कोई भी फर्क पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा। तो अगर 2 जोड़ देते हैं तो यह हमारा वैल्यू क्या हो गया? यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और इस 2 वाले को हम क्या करेंगे? इस साइड ला देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 322 प्लस 2 324 हो जाएगा। और 324 किसका स्क्वायर है? तो 18 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर चला जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 18, ये हमारा हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में से जो है 2 घटा दें, यानी कि इस साइड 2 घटा दें और यहाँ पर भी 2 घटा दें, तो हमारा यह क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ घटाएंगे तो 18 में से क्या घटेगा? तो क्या हो जाएगा? 16। 16 किसका है? तो 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर चला जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा? एक्स माइनस 1/x की वैल्यू क्या बच जाएगा? 4। हमसे पूछा क्या है? क्यूब। तो एक्स माइनस 1/x बराबर 4 दिया है, तो दोनों पक्षों का क्यूब कर दें। क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी, यह हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें निकालना है। क्या करेंगे? एक्स माइनस 1/x की वैल्यू दिया है 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से माइनस वाला पोर्शन जब उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 यहाँ से एक्स कट जाएगा और इसका वैल्यू क्या है? 4, तो 3 × 4।
तो इस साइड आ जाएगा 64 + 12 यानी कि 76। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76, यानी कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 76। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, नीलगिरी की पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में जो है कौन सा कथन आपका सही नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो इसमें है कि यह कर्नाटक की जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है कर्नाटक नहीं बल्कि यह तमिलनाडु के राज्य की जो है पर्वतीय क्षेत्र पे है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है गलत बात है, तो यही सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, एक रेडियो को 510 रुपये में बेचने पर एक आदमी को जो है 15% की जो क्या होती है, हानि हो जाती है। कोई रेडियो है जिसको 510 रुपये में अगर बेचता है आदमी तो 15% की हानि होती है। यदि उसको 15% लाभ प्राप्त करना है तो रेडियो को जो है किस मूल्य पर बेचना चाहिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आजकल बन रहे हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो रेडियो का मूल्य मान रहे हैं कि 100 यूनिट है। 100 यूनिट पर 15% की हानि पर वह बेचेगा, तो बेचेगा कितने में, 85 यूनिट पर। 85 यूनिट बेचेगा और 85 यूनिट का मान कितना दिया है, 510। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 6। अगर वह 15% लाभ पर बेचता तो कितना में बेचता, तो 115 यूनिट बेचता। तो 1 यूनिट का मान दिया है 6, तो 115 यूनिट का मान हो जाएगा 115 गुणे 6 यानी कि 690 रुपये। कितने रुपये में बेचता, 15% लाभ के लिए कितने में बेचेगा, 690, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर हमारा 31 है कि 7 की पावर 29 + 4 को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल कितना होगा, बताइए। तो 7 की पावर 29 + 4 को जो है किससे विभाजित करना है, 6 से। तो जब 7 को 6 से विभाजित करेंगे तो उस समय हमारा शेषफल बच जाएगा 1 आता है। तो 7 की किसी भी पावर में जब 6 से भाग देंगे तो हमेशा शेषफल 1 ही बचेगा। तो यहाँ से यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 4 है तो 4 में भाग जाएगा नहीं तो शेषफल 4 बचेगा। तो 4 1 5 कितना शेषफल बच जाएगा, तो 5 शेषफल बच जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका शेषफल बचेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है कि 3/2, 4/6, 5/8 और 6/10 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम का सीधा तरीका होता है कि जो ऊपर वाली वैल्यू दी है उसका एलसीएम निकाल लें, नीचे वाली वैल्यू का एचसीएफ निकाल लें। तो 3 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 2 6 8 10 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2, यानी कि आंसर आ जाएगा 30। आंसर कितना आ जाएगा, 30। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 30। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न है संख्या 81, 73, 54 में 8 और 5 के अंकिक मानों का जो है योग बताइए। तो 8 का अंकिक मान क्या होगा और 5 का अंकिक मान, इन दोनों का योग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि 8 का जब हमने यहाँ पर निकालेंगे तो इतने सारे जीरो होंगे, उसमें 50 जोड़ना है। तो ये छोटी नंबर होगा नहीं, ये भी छोटी नंबर होगा नहीं, ये भी छोटी नंबर होगा नहीं, यानी कि डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैंग्रोव के वनों के बारे में सही नहीं है। तो मैंग्रोव के जो वनों के बारे में पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा, मैंग्रोव के जो वृक्ष होते हैं ऑक्सीजन समृद्ध मृदा वाले क्षेत्र में उगते हैं। मैंग्रोव के वन कहाँ पाए जाते हैं, ऑक्सीजन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह बात गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, किस मोबाइल ऐप ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 से जीता है। तो वह कौन सा मोबाइल ऐप है, तो वह है IRCTC। IRCTC जो है ऐप है जो कि रेलवे ऐप है, इसने जो है ई गवर्नेंस पुरस्कार 2019 जीता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है, एक दुकानदार 200 जो है पेन बेचकर 40 पेन के जो है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित कर लेता है। 200 वह पेन बेचता है और लाभ कितना पाता है, 40 पेन के विक्रय के बराबर। तो प्रतिशत लाभ जो है ज्ञात करना है। चूँकि हमें पता होना चाहिए
कि प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 40 पेन का जो है विक्रय मूल्य, 40 पेन का विक्रय मूल्य किसके है 200, 40 पेन के जो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 200 विक्रय मूल्य माइनस 200 का क्रय मूल्य। तो यहाँ से 200 का क्रय मूल्य किसके बराबर आएगा, तो 160 के विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हमारा ये आ गया। तो लाभ क्या होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 200 में से 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा 40। 40 रुपये का लाभ हो रहा है, किस पे लाभ होगा, तो 160 रुपये में। तो 40/160 गुणे 100 कितना आ जाएगा 25%। सही आंसर किसका क्या आ जाएगा 25%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर यानी कि आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। कौन से जो है आईपी एड्रेस को जो है डोमेन नामों में परिवर्तित करता है, तो वह है आपका डीएनएस। डीएनएस जो है आईपी एड्रेस जो है डोमेन नामों में जो है परिवर्तित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है जिस प्रकार से चाय का संबंध पत्तियों से है उसी प्रकार कॉफी का संबंध किससे होगा, कॉफी का संबंध होगा बीज से। जिस प्रकार चाय की जो है पत्तियां उसी है उसी प्रकार कॉफी जो है किसका होता है, बीज का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 70 दिन में पूरा कर देती है। यदि मौजूद दल में 10 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो सकता है। तो दल में मूलतः कितने पुरुष शामिल थे। बहुत ही आसान प्रश्न है। मान लेते हैं पुरुषों की कुल संख्या x थी, तो m1 d1 बराबर m2 d2 से करेंगे। तो x आदमी जो है कार्य कितने दिन में पूरा कर लेते थे 70 दिन में। जब 10 आदमी और हो गए तो कितना हो गया x प्लस 10, तो वह 10 दिन पहले खत्म कर लेते हैं, यानी कि पहले 70 दिन में खत्म कर लेते हैं, अब कितने दिन में खत्म करेंगे 60 दिन में। तो यह हमारा इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 60। तो यानी कि कुल कितने पुरुष थे, तो कुल पुरुषों की संख्या थी 60। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 60। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है भारत का निम्न में से कौन सा राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। कौन सा राज्य जो है यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है, तो यह आपका होगा केरल। केरल राज्य जो है धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में जो है मान्यता नहीं देता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है कि जब बंदूकों के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो बंदूकों की बिक्री 15% जो है कम हो जाती है। तो सेल्स पर पड़ने वाले प्रभाव को जो है बताना है। तो हमें क्या करना है, 25% बढ़ रहा है यानी कि 4 से 5 हो जा रहा है, 15% डिक्रीज हो रहा है यानी कि 20 से 3 हो जा रहा है। तो प्रारंभिक मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य था 20/80। प्रारंभिक मूल्य 20/80 और वृद्धि के पश्चात मूल्य 17/85। 5 की वृद्धि हुई है, तो यानी कि 5 की वृद्धि हुई किस पे 80 पे। सही आंसर आ जाएगा हमारा 6.25 की परसेंट की जो है वृद्धि होगी। 6.25% की वृद्धि होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.25% की जो है वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है यदि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर दिया है तो उसका जो है आयतन क्या होगा। घन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, घन का जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a स्क्वायर और इसी की वैल्यू दिया है 864 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर। हमें निकालना क्या है, घन का आयतन। घन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है a का क्यूब यानी कि भुजा का क्यूब। तो 12 का क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा 1728। 1728 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है 1728। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है। कौन सी संख्या जो है 70 से 30% कम है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मान लेते हैं संख्या x है, तो x से जो है 70 से 30% कौन सी संख्या है, x है। तो यानी कि वह संख्या क्या होगी, तो 49 होगी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 49। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जिस प्रकार से a का विपरीत y है, 1 का विपरीत 25 है,
ये भी बड़ा वाला क्रम पे। इसी प्रकार एल का विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, तो एल हमारा हो जाएगा 12। 12 किस में है, तो इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद 14, 14 पे क्या आएगा, 14 पे हमारा आएगा एन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है, 5 घड़ियां एक साथ बजना जो है शुरू करती हैं और 6, 4, 7, 8 और 12 सेकंड के जो अंतराल पर बजती है, कितने सेकंड के बाद वह एक साथ बजेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल तरीका है, इन सभी का पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 168। तो पाँचों घड़ियां कितने समय बाद बज देंगी, तो 168 सेकंड के बाद बजेगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 168। कुछ जो है डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसलिए हम आज की क्लासेस को जो है यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे की जो क्लासेस होगी आप लोगों को अगले वीडियो में अपलोड कर दी जाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।